नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। और यह जो भी क्वेश्चन हैं यह पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। यह पहला सेट है। ऐसे ही सेट 30 क्वेश्चनों के हम आगे भी लेकर आते रहेंगे, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? 1 घास, 2 मक्का, 3 गेहूँ, 4 नीम। बताइए द्वितीयक जड़ का उदाहरण क्या है। सबसे पहले तो जड़ समझ लीजिए कि जड़ कितनी प्रकार की होती है। एक जड़ तो होती है झकड़ा जड़। कौन सी जड़ होती है? झकड़ा जड़। और दूसरी होती है मूसला जड़। किस प्रकार की होती है? मूसला जड़ होती है। इस प्रकार की दो जड़ें होती हैं, एक होती है झगड़ा जड़ और दूसरी होती है मूसला जड़। जो ये मूसला जड़ होती है, इसी में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। कौन सी जड़? एक जो मुख्य जड़ होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक जड़ कहा जाता है। और जो इससे होकर इस प्रकार की जड़ें निकलती हैं, उसे द्वितीयक जड़ कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए इस प्रकार की जड़ जो द्वितीयक जड़ होती है, तो द्वितीयक जड़ का उदाहरण कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घास। घास द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। ठीक है, बाकी मक्का में, गेहूं में और नीम में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? झकड़ा जड़ पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पेड़ के तंत्रों में से प्रोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए पेड़ में जो तंत्र होता है, उस तंत्र में कौन सा कथन असत्य है बताना है। 1 प्रोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। 2 इसमें फल फूल व पत्तियां आती हैं। 3 इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं। 4 यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए सबसे पहले तंत्र को समझ लीजिए। जैसे कि हम इधर बना देते हैं, यह क्या है? यह एक पेड़ है या पौधा है, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, यह एक पेड़ है, पौधा है, फूल है। इस प्रकार से फूल बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से पत्ती बनी हुई है। तो जो इस शाखाएं होती हैं, फूल होते हैं, पत्ती होती है, तना होता है, जो यह सब होता है, यह कौन सा तंत्र कहलाता है? यह कहलाता है प्रोह तंत्र। क्या कहलाता है? प्रोह तंत्र। और इसमें जो नीचे जड़ें होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? यह जड़ तंत्र कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोह तंत्रों में से पेड़ के तंत्रों में से प्रोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य बताना है। प्रोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। हाँ, तो प्रोह बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें फल फूल और पत्तियां आती हैं। हाँ, इसमें फल फूल पत्तियां आती हैं। इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। नहीं, यह कथन गलत हो जाएगा। इसमें तने व शाखाएं सम्मिलित नहीं है, यह तो गलत। इसमें तने शाखाएं सम्मिलित हैं प्रोह तंत्र में। यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है, यह भी सत्य है। यानी कि यह 1 2 और 4 यह तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन इसमें असत्य बताना था। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें तने व शाखाएं सम्मिलित नहीं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। यही इसका गलत है और गलत ही हमें बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। 1 जड़ है, 2 फूल है, 3 तना है, 4 फल है। बताइए सब्जी के रूप में जो प्रयुक्त होने वाला आलू का भाग जो हम खाते हैं वह क्या है? जड़ है, फूल है, तना है या पत्ती है? देखिए सब्जी के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो आलू का जो भाग हम प्राप्त करते हैं, जो आलू का भाग सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं, तो वह तना होता है। कौन सा भाग होता है? तना होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? 1 स्त्री केसर कहलाता है, 2 अंडाशय कहलाता है, 3 बाह्य दल कहलाता है और 4 बीजांड कहलाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कली का प्रमुख भाग जो कि छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है।
देखिए कली का जो प्रमुख भाग होता है, देखिए जैसे ये फूल होता है, ये उसकी कलर वाली कली होती है, और इसका जो बाहरी का जो भाग होता है इस प्रकार से जिस कली को ढके रहता है, यह भाग पूछा गया है। तो यह भाग जो कि छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, तो यह क्या कहलाता है बताइए। इसको देखिए बाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य दल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अमर बेल उदाहरण है। 1 रेशेदार जड़ का, 2 परजीवी जड़ का, 3 अवस्तंभ जड़ का, 4 स्तंभ जड़ का। बताइए जो अमर बेल है वो क्या है? देखिए अमर बेल का जो पौधा होता है या पेड़ होता है, कुछ भी बोल दो उसको, लता, अमर बेल की लता होती है, ठीक है। तो अमर बेल का जो पौधा होता है वह है खुद से ऊपर नहीं जा पाता है, उसे ऊपर चढ़ने के लिए कई की आवश्यकता होती है, एक पेड़ की आवश्यकता होती है इसको जीवित रहने के लिए, या कुछ भी कह लो, इसे आगे बढ़ने के लिए कई की आवश्यकता होती है। एक पेड़ के सहारे की, दूसरे पेड़ के सहारे की आवश्यकता होती है, या फिर किसी भी सहारे की आवश्यकता होती है, तभी यह ऊपर इस प्रकार से चढ़ पाता है। तो यह कई का उदाहरण हो जाएगा। रेशेदार जड़ तो नहीं होगा, अब स्तंभ जड़ नहीं होगा, स्तंभ जड़ भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर बेल उदाहरण है परजीवी जड़ का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? परजीवी जड़ का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? पहला गाजर, दूसरा मूली, तीसरा शकरकंद, चौथा ये सभी। देखिए गाजर का जो भाग होता है खाने योग्य वह जड़ का ही होता है, मूली भी जड़ होती है, शकरकंद भी जड़ होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह सभी जड़ें खाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी जड़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं? एक बीजांड कहलाती हैं, दूसरा स्त्री केसर, तीसरा बाह्यदल और चौथा पुष्पदल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए अंडाशय के जो अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं बीजांड कहलाती हैं। क्या कहा जाता है इनको? इनको बीजांड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? 1 मध्य सिरा, 2 समांतर सिरा विन्यास, 3 जालिका सिरा विन्यास, 4 सिरा विन्यास। बताइए क्या कहलाता है? देखिए पत्तियों पर इस प्रकार की पत्ती बनी होती है, कोई सी भी पत्ती ले लो, इस प्रकार की पत्ती होती है। ठीक है, इस पत्ती में एक बीज में इस प्रकार की सिरा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? यह मध्य सिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य सिरा कहलाती है, मध्य सिरा। और इस प्रकार की डिज़ाइन बनी होती है, इस प्रकार की यह सिराएं बनी होती हैं पत्ती में, इस प्रकार की डिज़ाइन बनी होती है। तो पत्तियों द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पत्तियों द्वारा
जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसे सिरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरा विन्यास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरा विन्यास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरा विन्यास। ठीक है, सिरा विन्यास, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संचित होता है? 1 ग्लूकोज द्वारा, 2 शर्करा द्वारा, 3 ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा और 4 हरे वर्णक के रूप में। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, सॉरी इसको ठीक से बना देती हूँ। जैसे कि यह सूर्य है और सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो इनकी पत्तियों पर पड़ता है, इन पत्तियों से वह क्रिया करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और इसमें जो पौधों को जो भोजन प्राप्त होता है वह ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? 1 मूसला जड़, 2 झकड़ा जड़, 3 अवस्तंभ जड़, 4 श्वसन जड़। देखिए, वृक्षों के जो तने से या शाखाओं से जो जड़ें निकली होती है, देखिए कुछ वृक्षों की या पौधों की इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ जड़ें कुछ मिट्टी में भी होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें इस प्रकार से तने से इस प्रकार से ऐसी निकली होती हैं, इस प्रकार से निकली होती हैं, या फिर किस प्रकार से निकली होती है? जैसे कि वृक्ष है तो इस प्रकार से शाखाओं से इस प्रकार से लटकी होती हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है? देखिए, जो इस प्रकार से जड़ें निकली होती हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ की जड़ें लटकी हुई होती हैं, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? उन जड़ों को अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवस्तंभ जड़, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। बताइए किस कारण हरी होती हैं? 1 सूर्य के प्रकाश के कारण, 2 पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, 3 ऑक्सीजन के कारण, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं, सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं होती हैं, वह क्लोरोफिल के कारण होती हैं, पर्णहरित के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? पर्णहरित के कारण होती हैं। अब पर्णहरित है ना, इसके कारण क्या होती हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 जल वाष्प। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित, किस गैस का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे? बताइए। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। नाइट्रोजन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है
कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? 1 स्थलीय, 2 जलीय, 3 उभयधर्मी और 4 मरुस्थलीय। देखिए, कांटेनुमा पत्तियां जो होती हैं किन पौधों की होती हैं? कैक्टस की होती हैं। किसकी होती हैं? इस प्रकार से कैक्टस के पौधे होते हैं, है ना। उनमें इन पत्तियों में नुकीले कांटे होते हैं ना, कैक्टस में, नांगफनी में, है ना। तो इस प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं या पेड़ पाए जाते हैं या इस कांटेनुमा पत्ती पाई जाती हैं, वह कहाँ पाई जाती हैं? वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? रेगिस्तान में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक कांटेनुमा पत्तियों के बारे में दर्शाकर बच्चों को अगर अध्ययन करा रहा है तो वह रेगिस्तान से संबंधित है, मरुस्थल से संबंधित है। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? 1 बरगद, 2 गुलाब, 3 मेहंदी और 4 तुलसी। वृक्ष का उदाहरण है। देखिए, बरगद क्या है? बरगद वृक्ष है। गुलाब की झाड़ी नुमा पौधा होता है। मेहंदी भी झाड़ी नुमा पौधा होता है और तुलसी भी झाड़ी टाइप में होता है। ठीक है, तो वृक्ष का उदाहरण क्या हो जाएगा? वृक्ष का उदाहरण बरगद हो जाएगा। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, बरगद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? 1 नाइट्रोजन, 2 कार्बन, 3 सल्फर और 4 पोटेशियम। बताइए, कीट भक्षी पादप जो कीड़ों को खाता है वह कीट भक्षी पादप होता है। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, सॉरी शायद मुझसे ठीक से ना बने। इसकी संरचना कीट भक्षी पादप की इस प्रकार से होती है। यहाँ पर ऐसा मुंह होता है और इसका इस प्रकार से ढक्कन होता है। ठीक है, जो कि इससे क्या निकलती है? इससे एक सुगंध निकलती है। इस सुगंध से आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास में जाते हैं और जैसे ही पास में जाते हैं तो इस पर बैठते हैं और इसके अंदर जाते ही यह अपना ढक्कन बंद कर लेता है। जैसे ही यह ढक्कन बंद होता है तो इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े जाते हैं तो वह अंदर ही मर जाते हैं। तो इस प्रकार यह कीटों का भक्षण करता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। तो यह जिस मृदा पर उगते हैं उस मृदा में किस तत्व की कमी होती है, यह पूछ रहा है। देखिए, कीटभक्षी पौधे जो होते हैं तो उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है? 1 मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। 2 मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। 3 यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। और 4 उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 1 और 3, 3 2 और 3 और 4 सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, इसमें दिया गया है मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती, नष्ट हो भी जाती है। ठीक है, मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। दूसरा,
हाँ, ये सही है कि मूसलाधार जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। हाँ, ये भी सही है। यह बीज होता है उसके मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। तो इसके 2 और 3 कथन सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, पानी के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत को भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उसमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया कि उनको निम्न प्रकार से रखना है? वह कौन सी सलाह देना भूल गया? 1, थोड़े बीज गीली रुई पर। 2, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर। 3, थोड़े बीज सूखी रुई पर। या 4, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक को ऐसा कहना चाहिए था कि थोड़े बीज गीली रुई पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़े बीज गीली रुई पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा प्रदान करना, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, उपरोक्त में से कौन सा कार्य पौधों की जड़ों द्वारा संपन्न किया जाता है? मतलब पौधों को सहारा प्रदान करना है ना, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, तो कौन सा कार्य पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है? इनमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 4 ये सभी सही है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, फिर से पढ़ लीजिए विकल्पों को, है ना, कौन सा सही है और कौन सा नहीं। पौधों को सहारा प्रदान करना, यह तो बिल्कुल सही है, जड़ें पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध करवाना, यह भी सही है, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध भी जड़ों द्वारा पौधे को प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों का संचय करना मतलब खाद्य पदार्थों को पेड़ के सभी भागों में भेजना। ठीक है, तो संचय करना यह भी जड़ों का ही काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें तथा मांसल होते हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वह मांसल इसका प्रमुख कारण क्या है? 1, मरुस्थलीय पौधों की यह विशेषता होती है। 2, मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने मांसल युक्त होते हैं। 3, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के लिए। और 4, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इनकी जड़ें तथा मांसल इसलिए होते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण इनकी जड़ें तथा मांसल होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण इनकी जड़ें तथा मांसल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी में पाए जाने वाले
पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधी में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? 1, इन पौधों की यह विशेषता होती है। 2, बाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। तीसरा, पत्तियों की सामान्यतः अवधि 1 वर्ष होती है। और 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, पेड़ अपनी पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं, इनकी यह विशेषता होती है। यह कथन सही नहीं है, ना तो यह सही है। पत्तियों की सामान्यतः अवधि 1 वर्ष की होती है। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां इसलिए गिरा देती हैं ताकि उनका बाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए या रोकने के लिए यह पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिए गए हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। 2, पत्तियां केवल भोजन पकाती हैं, उसका संचय नहीं करती हैं। बताइए, इन दोनों में से सही कथन बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केवल 1, क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार तो करती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पत्तियां केवल भोजन पकाती हैं, उसका संचय नहीं करती हैं। यह गलत है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। 2, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। 3, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बताइए सही कथन की बताना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए, यहाँ पर जो पहला है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास नहीं, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास, हाँ यह कथन बिल्कुल सही है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, यह कथन सही है। अब इसमें दिया गया है, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का नहीं, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनमें जाली का सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है, यह कथन भी गलत, इसलिए इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, यह इसका सही आंसर होगा। मूसला जड़ होती है उनमें जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है, नहीं, उनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जाली का सिरा विन्यास झकड़ा जड़ क्या हो गया जी? इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कुछ मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। जिन पौधों की मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, यह सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दूसरा, ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, परपोषी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मृतजीवी और परजीवी। इसमें से सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3
और ए सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए तो इसके तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, ए सभी, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह बात बिल्कुल सत्य है। ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, यह भी सत्य है। परपोषी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मृतजीवी और परजीवी, यह भी कथन सत्य है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण समुदाय को रखा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है। हाँ, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो दूसरा कथन है, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है, यह कथन गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसके आंसर हम बाद में दिखा देंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए। जलोद्भिद कहाँ होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, और लवणोद्भिद को दलदली पौधे दलदली में जो होते हैं वो लवणोद्भिद होते हैं। समोद्भिद खेती योग्य पौधे होते हैं। मरोद्भिद मरुस्थलीय पौधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 चौथे विकल्प में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विसर्पी लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। दूसरा कथन दिया गया है, आरोही लता जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, विसर्पी लताएं जो होती हैं वो ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी नहीं होती, वह भूमि के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। ठीक है, जैसे कि खरबूजा हो गया और तरबूज हो गया, तो यह ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। लेकिन जो आरोही लता होती हैं वो उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए एक दूसरे पेड़ की आवश्यकता होती है, तो वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इसलिए इसका आधा इसमें और इसका आधा इसमें हो गया है। ठीक है, तो यह दोनों कथन गलत हैं, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, लताओं के बारे में सही कथन चुनिए। लताओं के बारे में सही कथन चुनिए। ये अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लता 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। सत्य कथन बताना है। 1 और 2 सत्य हैं, 1 और 3 सत्य हैं, 1 2 3 सत्य हैं, 4 2 और 3 सत्य हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, लताएं जो होती हैं वो अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। हाँ, लताओं को स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लता 2 प्रकार की होती है, विसर्पी लता वो होती है जो ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है, और आरोही लता वो होती है जो किसी वृक्ष के सहारे उसकी चारों ओर लिपट कर ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, 1 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर एक, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ये सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत और सौर ऊर्जा होती है। हाँ बिल्कुल होती है, ऊर्जा का स्रोत सौर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही तो होती है, तो उसका स्रोत सौर ऊर्जा तो होती है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो सौर ऊर्जा। दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। हाँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। हाँ, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण 1 जाइलम द्वारा होता है, 2 फ्लोएम द्वारा होता है, 3 कैम्ब्रियम द्वारा होता है और 4 पेलिसेट द्वारा होता है। देखिए, जल का अधिग्रहण कर लीजिए, कह लीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि जल का परिसंचरण है ना, या जल का वहन। पौधों में जो जल का वहन होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए, जो जाइलम होता है वह जल का वहन यानी कि जल के लिए जिम्मेदार होता है, और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का परिसंचरण करता है ना, भोजन का संचरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। किस प्रकार से बदलते हैं। 1 बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा पर परागण द्वारा, तीसरा चुनकर चरना और चौथा रोग फैलाकर। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बीज प्रकीर्णन द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज प्रकीर्णन द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी 30 में से कितने नंबर आए। ये जो एमपी-टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 3 वर्ग 2 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन सेट हैं, हम पूरे सभी विषय के आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं एक दूसरे सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।